हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अपनी क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसकी शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन, जो पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने वो देखी हमने। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरे वर्ल्ड में जो आइडिया स्प्रेड हुई लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने यूरोप में किस तरह से डाइवर्सिटी है। ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एक रिच ग्रुप है, अमीर लोगों का ग्रुप है, संख्या उनकी कम है, और उसके अपोजिट में जो ग्रुप डेवलप हुआ उस ग्रुप का नाम है न्यू मिडल क्लासेस। ओके, तो अब हम इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस्टोक्रेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली दिस लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन वर्ग, कुलीन मतलब जिनकी संख्या कम है और बहुत ही रीच है, वॉज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट? यूरोप। यूरोप में एरिस्टोक्रेटिक जो लोग थे वो सोशली और पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट थे। उनकी संख्या भले ही कम थी लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, पैसे बहुत ज्यादा थे। ओके, अब ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं ये सारे के सारे यूनाइटेड थे, भले ही वो कहीं पर भी रहे, यूरोप में वो किसी भी जगह पर रहे। देखो यहाँ पे है, the members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions। कहीं पर भी हो, किसी भी देश में हो, लेकिन इनके अंदर यूनिटी बहुत ज्यादा थी। इनके अंदर जो मैरिजेस का जो कनेक्शन था, क्योंकि उनके परिवार एक दूसरे, वो जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उनके एक दूसरे के परिवार शादियों से बंधे हुए थे। एक दूसरे के परिवारों में वो शादियां होती थी, इसलिए उनके बीच में जो यूनिटी थी वो भी बहुत ही लाजवाब थी, देखने लायक थी। ओके, अब एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप जो है इनकी संख्या कम थी पॉलिटिकली, उनकी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, जो उनकी पॉपुलेशन थी वो कम थी। देखिए, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, इनकी संख्या कम थी। ओके, द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस, अब इनकी संख्या कम थी तो फिर सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? तो सबसे ज्यादा संख्या थी वहां पे फार्मर्स की, जो किसान थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब यूरोप में एरिस्टोक्रेटिक और फार्मर्स और न्यू मिडिल क्लास जो हम आगे पढ़ेंगे, एरिस्टोक्रेसी मतलब रिच अमीर, और फार्मर्स जो है इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया में रहते थे। तो कौन से वो लोग थे जो अलग अलग एरिया में रहते थे वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ यूरोप में। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सबसे पहले ब्रिटेन में। ओके, तो यूरोप में सबसे पहले जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फ्रांस में, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी में। सबसे पहले इंग्लैंड, यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड, देन फ्रांस एंड देन जर्मनी। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ, और उसी ग्रुप को कहते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वर्कर्स वगैरह वहां पर आएंगे, वहां पर टीचर्स रहेंगे, बिजनेसमैन रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। अब एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सारी पावर किसके पास है? एरिस्टोक्रेसी के पास। पावर किसको चाहिए, किसको राइट्स चाहिए? न्यू मिडिल क्लासेस को। तो एरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं वो अमीर है, रीच है, वो लोग पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करते हैं जब भी उनको बोलना है, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का वो यूज करते हैं। उनकी संख्या कम है लेकिन उनके पास रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, उसमें प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। ओके, अब एरिस्टोक्रेटिक के अलावा यूरोप में मैंने बताया और भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उसमें पीजेंट्री है जो, और सर्फ, सर्फ मतलब वो लोग जो जमींदारों से जमीन उधार लेते हैं, वो लोग भी है। ठीक है, हमने अब नया पॉइंट स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ सबसे पहले। हमने पढ़ा था कि कुछ दो मशीन सबसे पहले डेवलप हुए थे यूरोप में, इंग्लैंड में। वो मशीन थे स्टीम इंजन एंड स्पिनिंग जेनी। वो पीरियड था आई थिंक 1764 का और 84 का, 84 और 86 का पीरियड था जिस वक्त ये दोनों मशीन डेवलप हुए। और उसके बाद ये देखिए सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1750 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यूरोप में, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जर्मनी में और फ्रांस में। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पे नया ग्रुप डेवलप हुआ, अलग अलग लोग वहां पे रहने के लिए आने लग गए, और उनकी वजह से वहां पे मिडिल क्लास नाम का एक नया ग्रुप डेवलप हुआ। उसको वर्किंग क्लास भी हम कहते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, याद रखना है। न्यू सोशल ग्रुप दैट वाज डेवलप्ड एंड इट इज वर्किंग क्लास। ओके, इसको हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास। अभी जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास में कौन कौन रहेंगे? तो इस मिडिल क्लास में देखिए यहाँ पर है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग जो मिडिल क्लास में आ गए। अब सारी पावर, सारे अधिकार किसके पास? एरिस्टोक्रेसी के पास। अब किसको पावर चाहिए, किसको अधिकार चाहिए? तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वर्कर्स है,
टीचर्स है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स है, इन लोगों को राइट्स चाहिए, इन लोगों को और ज़्यादा अधिकारों की ज़रूरत है। क्योंकि क्यों अधिकारों की ज़रूरत है? क्योंकि वो एजुकेटेड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि दे आर एजुकेटेड, लिबरल मिडल क्लासेस, वो जो एजुकेटेड थे, लिबरल मिडल क्लासेस, दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, उनको लगता था कि अपने सारे लोगों को यूनाइट करना चाहिए और ये जो एरिस्टोक्रेसी है इसको खत्म कर देना चाहिए, एबॉलिशन, क्योंकि ये संख्या में कम है और हम ज़्यादा लोगों पे राज करेंगे, तो ये सही बात नहीं है। इनको जो फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, इनको खत्म कर देने चाहिए, इनको एबॉलिश कर देने चाहिए। ओके, तो इनको नेशनल यूनिटी को फॉलो करना था, ये देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये अपने यूरोप में अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं, अलग-अलग जो टुकड़े हो चुके हैं उनको। तो इस तरह से ये 2 ग्रुप हमें यूरोप में दिखाई देते हैं। एक है एरिस्टोक्रेसी, जो रिच है, अमीर है, पैसे बहुत ज़्यादा है, संख्या में कम है, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरा है न्यू मिडल क्लासेस, जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के बाद तैयार हुआ। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुई यूरोप में और उसके बाद ये ग्रुप तैयार हुआ। अब ये ग्रुप तैयार हुआ तो इनकी जो हमने डिमांड्स की बात की ना, इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी। तो कौन-सी डिमांड रखी थी उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब इनके बीच में इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है। नेशनलिज्म मतलब क्या? तो नेशनलिज्म का सिंपल अर्थ देश प्रेम हो सकता है। नेशनलिज्म का अर्थ एक और होता है जिसमें हम सभी लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट आगे बढ़ाते हैं कि हम सब एक है और हमारा एक ही इंटरेस्ट है, हमारी एक ही डिमांड है, हमें नेशन चाहिए, देश चाहिए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें एम्पेरर या बड़ा सा जो आपका ऑटोमन एम्पायर है या फिर कोई भी एम्पायर है, वो एम्पायर नहीं चाहिए। इसलिए अब ये जो मिडल क्लासेस के लोग हैं उनको हम लिबरल भी कहते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए ना, इसलिए लिबरल। ये जो लिबरलिज्म वर्ड है, ये लिबरलिज्म वर्ड के जो रूट है वो लैटिन रूट से, मतलब ये लैटिन लैंग्वेज से लिया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया है। तो लिबर मतलब क्या? फ्री, आज़ादी चाहिए। ओके, अब ये जो सारे के सारे लोग हैं मिडल क्लासेस के, इनकी एक मेन आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म। मिडिल क्लास के लोगों की आइडियोलॉजी लिबरलिज्म, इसलिए उनको लिबरल बोलना शुरू कर दिया। ओके, अब देखो इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। पहली है सोशल लिबरलिज्म, दूसरी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म और तीसरी है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो हम ये तीनों डिमांड जो है इनकी, ये देख लेते हैं। सबसे पहले सोशल लिबरलिज्म की बात करते हैं। तो उनका कहना था कि ये जो ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप है ये खत्म हो जाना चाहिए। ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोगों के हाथ में पावर है, ऑटोक्रेसी अकेले एक ही ग्रुप के हाथ में पावर है, खत्म हो जानी चाहिए। क्लरिकल प्रिविलेजेस जो बेनिफिट्स मिलते हैं अपर कास्ट के लोगों को, ये भी खत्म हो जानी चाहिए। हमने फ्रांस में पढ़ा था जो 3 अलग-अलग सोसाइटी थी, स्टेट्स थी, क्लर्की, नोबेलिटी और थर्ड स्टेट। तो ये जो क्लर्की वाले लोग थे, क्लरिकल बेनिफिट जो इनको मिलते हैं, ये खत्म हो जाने चाहिए थे। अब देखिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। ये भी उनकी दूसरी डिमांड, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हमारे सबके पास फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम, हर एक आदमी के पास जो इंडिविजुअल फ्रीडम होता है वो फ्रीडम होना चाहिए, जैसे इंडिया में हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, या फिर लॉज आर इक्वल फॉर ऑल पीपल। ओके, उनकी एक और डिमांड है फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तो वो अपना ओपिनियन बता पाएंगे, वो अपने लोगों को यूनाइट कर पाएंगे। तो ये भी उनकी डिमांड थी सोशल लिबरलिज्म में। ओके, अब हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। उनकी नेक्स्ट डिमांड है पॉलिटिकल। अब समाज में तो उनको मिल गया कि समाज में इनके पास जो पावर है वो कम हो जानी चाहिए, क्लरिकल फायदे उनको नहीं मिलने चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए, राइट टू प्रेस या फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। अब उन्होंने पॉलिटिक्स में भी देखा कि पॉलिटिक्स में क्या कंडीशन है। तो उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट हमारे कंसेंट से बननी चाहिए, क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा है, हमारी भी परमिशन उसमें होनी चाहिए, हमारा भी उसमें कुछ ओपिनियन होना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट विच विल बी फॉर्म ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, कंसेंट हमारा कंसेंट उसमें लेना चाहिए। ओके, अब दूसरा, अब देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि यूरोप में जो सबसे पहली रिवॉल्यूशन हुई वो कहाँ हुई? फ्रांस में। ओके, तो फ्रांस में अगर सबसे पहली रिवॉल्यूशन हुई तो उसका असर क्या होता है वो देखते हैं। अगली डिमांड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उनका कहना है कि अपने देश में या फिर जहां जहां पे हम रहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होने चाहिए। पहले एरिस्टोक्रेसी संभालती थी, अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने चाहिए। फिर वहाँ पे राइट टू वोट होना चाहिए, सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। हमने फ्रांस में पढ़ा था, फ्रांस में जिनकी उम्र 21 है, जो प्रॉपर टाइड है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही अ, उनको ही वोटिंग का अधिकार मिलता था। लेकिन अब इनका कहना है कि हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। फ्रांस में जेकोबिन का एक पीरियड आया था, जिस वक्त जेकोबिन ने
सबको वोटिंग का अधिकार दिया था, लेकिन नेपोलियन ने वापस वो छीन लिया था। ओके, तो इनका कहना है कि हमें राइट टू वोट चाहिए, सबके लिए चाहिए, प्रॉपर्टी हो या ना हो। ये देखिए, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड। फ्रांस की बात है, जब फ्रांस में नेपोलियन का पीरियड हो या उसके पहले वाला पीरियड हो, जेकोबिन ने तो अधिकार दिए थे राइट टू वोट के। तो वो कहते हैं कि फ्रांस में हमारे नॉन प्रॉपर्टाइड, जिनके पास पैसे नहीं है, जो औरतें गरीब है, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, लेकिन अब हमें वो चाहिए। ओके, और अगर नहीं दिए तो फिर औरतों ने उस वक्त उसके खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नॉन प्रॉपर्टाइड लोगों ने क्या किया था, तो उसका विरोध किया था, अपोजिशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी कि हमें पॉलिटिकल राइट्स अगर नहीं मिले तो फिर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये दो डिमांड हो गई मेन। अब तीसरी डिमांड जो आती है वो बहुत ही यूनिक है। थर्ड डिमांड को हम नाम देंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब देखिए, अगर हम फ्रांस की या यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में बहुत सारे एम्पायर है और एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स है। अगर एक ही स्टेट की बात कर ले, जर्मनी की बात करते हैं, जर्मन कॉन्फेडरेशन में 39 अलग अलग प्रकार के स्टेट्स थे, 39। और इन 39 स्टेट्स में तकरीबन 32 प्रकार की करेंसीज थी। तो इतनी करेंसी अगर है एक ही एरिया में, तो फिर आप चीजों का लेन देन कैसे करेंगे? इट्स टोटली इम्पॉसिबल। इसलिए लोगों ने यहाँ पे डिमांड की, कौन से लोगों ने? मिडिल क्लास, जिनको हम लिबरल भी कहते हैं। ओके, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डेवलप हुए थे। ओके, तो इनकी कुछ डिमांड से, इनकी डिमांड क्या क्या है? इनका कहना है कि मार्केट जो है, मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए। ओके, वो हम ये जो मैंने यहाँ पे जो मेंशन की है नेक्स्ट है। पहले उनका कहना है कि मार्केट्स में फ्रीडम होना चाहिए, मार्केट में किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। हमें अगर चीज़ों का लेन-देन करना है, पैसों का लेन-देन करना है, तो वहाँ पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो उस एरिया की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। ये उनका कहना था। ओके, अब उनका आगे और देखिए, उनका एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर कि 1833 में जर्मनी में अगर किसी को हम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है, किसी को व्यापार करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है, कोई वस्तु बेचने के लिए जाना है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स, 11 जगह पे टैक्स देते हुए आगे बढ़ना है। और हर जगह पे देखो कितना है, 5% टैक्स। तो अगर कोई वस्तु 10 रुपए की है या कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है, तो 100 रुपए पे 5 रुपए का टैक्स, 105। फिर 100 रुपए पे 5 रुपए का या टैक्स, फिर 110। ऐसे करते करते तो वस्तु बहुत महंगी हो जाएगी। इसलिए उनका कहना है कि इस प्रकार के जो बैरियर्स है, वो सारे बैरियर्स यहाँ से हटा देने चाहिए। और अगर ये बैरियर्स हटा दिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगले पॉइंट में आते हैं, ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। ये जो बैरियर्स है ना, ये ऑब्स्टेकल्स है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में एक ही करेंसी है। तो देखो, हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से आसाम, तमिलनाडु, कहीं पर भी जाए, हमें आसानी से चीज़ों का लेन-देन करने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, तो ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस। अगर इस तरह से ही ऑब्स्टेकल्स चलते रहे, इकोनॉमिक एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स होते रहे, तो फिर किस तरह से काम चलेगा? फिर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। इसलिए जो लिबरल है, उनकी डिमांड है कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। कौन सी? यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब एक एरिया में एक ही करेंसी, एक्सचेंज करने के लिए आसानी हो, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। जैसे इंडिया जो है ना, वो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी है, क्योंकि इंडिया में एक ही प्रकार की करेंसी है। ओके, इसलिए अपने इंडिया में चीज़ों का लेन-देन करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो मैंने जो आपको जर्मनी का एग्जांपल बताया, 39 स्टेट्स, वहाँ पे तो उनकी करेंसी भी अलग, उनके वेट्स भी अलग-अलग थे। किसी जगह पे गए 1 किलो में, पहले भी मैं बता चुका हूँ, किसी जगह पे गए तो 1 किलो में 1000 ग्राम, दूसरी जगह पे 1 किलो में 980 ग्राम। मेजरमेंट्स में भी अंतर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ऐसा ही होता रहा तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उनकी डिमांड थी कि यूरोप के अंदर जहाँ पर भी व्यापार करना हो, वहाँ पे करेंसी एक प्रकार की हो, एक देश में करेंसी एक प्रकार की हो, अलग-अलग कस्टम ड्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, गुड्स और कैपिटल, वस्तु और पैसों का लेन-देन आसानी से होना चाहिए, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। तो ये इतनी सारी डिमांड्स उन्होंने रखी वहाँ पर। ओके, अब यूरोप में, जर्मनी में एक यूनियन बनाई गई, उस यूनियन का नाम है ज़ोल्वेरियन। ये देखिए लास्ट पॉइंट में आपको मिलेगी यहाँ पर, ज़ोल्वेरियन। इस यूनियन ने क्या किया? इस यूनियन ने जो जर्मन कॉन्फेडरेशन में 39 स्टेट्स थे, इन 39 स्टेट्स में 32 प्रकार की करेंसीज थी। इन 32 करेंसीज को घटा के सीधे 2 कर दिया। तो आसानी हो गई लोगों को लेन-देन करने में। ये देखिए, रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज। ओके, करेंसी के नंबर कम कर दिए। और जो टैरिफ बैरियर्स है, जो लेन-देन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो बड़े-बड़े टैक्सेस या अनवांटेड टैक्सेस है, उनको भी हटा दिया गया।
ओके, तो देखिए 30 या 32 से 2 करेंसीज कर दी गई सीधे। 30 से 30 करेंसी, 30 से सीधे 2 करेंसी कर दी। इससे चीज़ों का लेन-देन बहुत आसान हो गया। तो ये टोटल 3 डिमांड है। ये देखिए पीछे चलते हैं। पहली डिमांड है सोशल लिबरलिज़्म, पॉलिटिकल लिबरलिज़्म और तीसरी डिमांड है इकोनॉमिक लिबरलिज़्म। वो डिमांड किसकी थी? मिडल क्लासेस की। अभी मिडल क्लासेस किसके खिलाफ है? एरिस्टोक्रेसी। एक तरफ एरिस्टोक्रेसी, एक तरफ मिडल क्लासेस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अभी तक यूरोप में रिवॉल्यूशन नहीं हुई, है ना? अभी तो सिर्फ फीलिंग तैयार हुई है। अभी ये जो एरिस्टोक्रेट सॉरी मिडिल क्लासेस जो लोग हैं इनके अंदर फीलिंग तैयार हुई है। इनके अंदर फीलिंग तैयार हुई उसके पहले ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं और इनके साथ कुछ और लोग मिल गए जिनको हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। एरिस्टोक्रेटिक और कुछ और लोग जिनको आज़ादी नहीं चाहिए, जिनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, जिनको मोनार्की चाहिए, उनका पीरियड आ गया और वो पीरियड था 1815 से लेकर 1830। ये हम आपको पहले ही बता चुके पीरियड्स वाले स्लाइड में कि कंजर्वेटिव्स का पीरियड आ गया। और इन कंजर्वेटिव्स ने क्या क्या किया? जो जो नेपोलियन ने जिन जिन देशों को आज़ाद किया था उन सारे देशों को फिर से गुलाम बनवा दिया। नेपोलियन भले ही अ, अच्छा राजा नहीं होगा, लेकिन उसने बहुत सारे देशों को फ्रीडम दिलवाने में मदद की थी। बहुत सारी जगह पे उसने जो नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियनिक बेनिफिट्स उसने दिए थे, वो बहुत ही यूज़फुल थे। तो इन कंज़र्वेटिव्स ने क्या किया, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो कंज़र्वेटिव्स है, ये कंज़र्वेटिव्स कुछ चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। देखो, नेपोलियन को युद्ध में हराने के बाद 1815 में वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को हरा दिया। किसने-किसने हराया? ये देखिए ब्रिटेन, रशिया, रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में उस वॉर में खत्म कर दिया, हरा दिया। ओके, और उसके बाद फिर वहाँ पे नया स्पिरिट स्टार्ट हुआ, स्पिरिट ऑफ कंज़र्वेटिज़्म। कंज़र्वेटिज़्म मतलब वही पुराना जो कल्चर है उसको कंज़र्व करना। पुराना कल्चर क्या? मोनार्की। तो उसको वापस कंज़र्व करना। ओके, अभी जो कंज़र्वेटिव्स है, इनका क्या मेन पर्पस है? डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। वो उन पुराने नेपोलियन का भी जो पहले का पीरियड था, उस वक्त भी शायद कंजर्वेटिव्स थे, लेकिन उस पीरियड को वो पसंद नहीं करते। वो कहते कि हमारा अपना नया कंजर्वेटिव्स का पीरियड होना चाहिए। ओके, अब वो क्या कहते हैं देखिए, मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी जो मोनार्की वो और मजबूत हो सकती है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से अपनी जो मोनार्की है उसको और मजबूती मिल सकती है। ओके, अब उनका क्या कहना है देखिए, कौन सी 3 चीज़ें अपने पास होनी चाहिए? मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, अगर किसी को अच्छा राजा बनना है, स्ट्रॉन्ग मोनार्की एस्टेब्लिश करनी है तो। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, उनके पास अच्छे वर्कर्स होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकर अपने इंडिया में जो आईएएस, आईपीएस सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी वो होने चाहिए। और डायनामिक इकोनॉमी, उनके देश में पैसों का लेन-देन, इकोनॉमिक एक्सचेंज, प्रोडक्शन, बाय एंड सेल, ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, वो जो ज़मींदार होते हैं ना अपनी ज़मीन दूसरों को किराए पे देते हैं, ये फ्यूडलिज्म भी खत्म हो जाना चाहिए। सेफ्डम, जो ज़मीन किराए से लेते हैं, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग राजा महाराजाओं की तरफ से हो जाएँगे, ये लोग मोनार्की की तरफ से हो जाएँगे, मोनार्की को सपोर्ट करेंगे। इसलिए उनको लगता था कि ये चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब अच्छे नौकरशाही, डायनामिक इकोनॉमी, इकोनॉमी में पैसों का लेन-देन हमेशा होना चाहिए। और फ्यूडलिज्म, जिसमें ये जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, जो राजा के अंडर में काम करते हैं। ये जो फ्यूडलिज्म थी ना, ये बहुत बड़ी कांसेप्ट है। फ्यूडलिज्म मतलब ऐसे लोग जो राजा के अंडर में काम करते हैं और राजा के अंडर में काम करके ज़मींदारों को गरीबों को ज़मीन देते हैं काम करने के लिए। गरीब उसके बदले में राजा को पैसे ये अपने फ्यूडलिज्म वालों को पैसे देते। देखिए इस तरह से सबसे पहले ऊपर किंग, देन फ्यूडलिज्म एंड देन वर्कर्स। ओके, तो राजा इन फ्यूडलिज्म वालों को अधिकार देगा, जमीन देगा, और ये फ्यूडलिज्म वाले वर्कर्स को जमीन किराए पे देंगे। वर्कर्स से वो पैसे कलेक्ट करेंगे और वो पैसे राजा को देंगे। तो ये जो बीच में है, ये थोड़ा करप्शन वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। इससे राजा को लगता था कि ये फ्यूडलिज्म खत्म हो जाना चाहिए और ये जमीन जो किराए से लेते सर्फडम, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। ओके, अब अगले पॉइंट में आते हैं। 1815 में हमने पढ़ा कि वाटरलू के वॉर में नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया गया। किसने-किसने हराया? ये जो यूरोपियन सुपर पावर से 4, इन चारों ने मिलके नेपोलियन को युद्ध में हरा दिया। ब्रिटेन, रूसिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ओके, और इन्होंने नेपोलियन को हराने के बाद एक मीटिंग बुलाई वियना सिटी में। ये मीटिंग किसने बुलाई? तो ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने वो मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी नई-नई चीज़ों को अंजाम दिया। उस मीटिंग में उन्होंने क्या डिस्कस किया कि नेपोलियन ने जिन को आज़ाद किया था उनको हम फिर से गुलाम बना देंगे। तो देखो किसको-किसको क्या-क्या करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि फ्रांस में वापस बर्बन डायनेस्टी आ जानी चाहिए। वो जो किंग लुई 16 था ना,
तो उसकी डायनेस्टी के किसी एक आदमी को फिर से फ्रांस में राजा बना दिया गया, मतलब फ्रांस गया, फ्रांस वापस गुलाम हो गया। देखिए आप समझ लीजिए। ओके, ये जो वियना में ये चारों देशों के लोग मिले थे ना, इसको ट्रीटी ऑफ वियना भी कहते हैं। ओके, ये जो चारों देश, और ड्यूक मेटरनिक ने ये मीटिंग बुलाई थी, उसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं, जो 1815 में हुई। और इस वियना कांग्रेस, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस? तो वियना कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव था टू अंडू to undoing most of the changes that had come about in Europe during Napoleon War. नेपोलियन ने अपने 11 साल के पीरियड में, 1804 से 1815 के पीरियड में जो जो चेंजेस किए थे उनको उल्टा कर देना, उसने जिसको जिसको आजाद किया उसको फिर से गुलाम कर देना। ओके, तो ये इस वियना कांग्रेस में जो चारों देश मिले, इनका मेन पर्पस था। तो देखो, नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी वहां से खत्म हुई थी, और डेमोक्रेसी वगैरह आ गई थी वहां पे, तो उसको भी खत्म कर दिया और बर्बन डायनेस्टी को फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया। ओके, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त बर्बन डायनेस्टी को हटाया था, डिपोज हटा दिया था, लेकिन वो फिर से आ गई। इट वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज। अब देखो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां पे, फ्रांस को अपना बहुत सारा हिस्सा खोना भी पड़ा, जो उन्होंने नेपोलियन के पीरियड में जीता हुआ था। वो बहुत सारा हिस्सा उनको वापस करना पड़ा। नेपोलियन ने जिनसे जिनसे जो जो हिस्सा छीना था, वो उनको वापस देना पड़ा। तो नेपोलियन ने फ्रांस को आज़ाद करवाया होगा, फ्रांस के अंदर अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप किया होगा, वो खत्म हो गया और बर्बन डायनेस्टी फिर से आ गई। नेपोलियन ने ये जो 39 स्टेट्स वाला सिस्टम था ये बनाया था, इसको इन कंजर्वेटिव्स ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनको लगता था कि नेपोलियन ने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं। वो जो जोल्वेरियन ने 30 करेंसी जो जो करेंसी से जो 2 करेंसीज कर दी है, ये अच्छा है, इसलिए इन्होंने इसको हाथ नहीं लगाया, अनटच। एक पॉइंट याद रखना, नेपोलियन की सारी चीजों को इन्होंने उल्टा कर दिया कंजर्वेटिव्स ने, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको उन्होंने टच नहीं किया, एंड दैट वाज जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। इसको उन्होंने अनटच रखा, इसको कुछ भी नहीं किया। अब उसके बाद देखो क्या क्या हुआ आगे, है ना। अब उन्होंने नेदरलैंड के लिए क्या किया, नेदरलैंड के बारे में अगर बताएं हम, तो नेदरलैंड इंक्लूडेड इनटू बेल्जियम, नेदरलैंड बेल्जियम में शामिल करवा दिया। ओके, उसके बाद प्रूशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रूशिया को वेस्टर्न साइड में कुछ नई टेरिटरी मिल गई, ये भी एक पार्ट हो गया वहां पे। ओके, देन रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का हिस्सा मिल गया। उसके बाद प्रूशिया को एक सैक्सोनी नाम का एरिया था, वो भी मिल गया। तो इस तरह से जो जो आजाद हुए थे उनको फिर से गुलाम बना दिया गया। उसके बाद इटली का कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया को दे दिया, इटली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पर, इटली का जो कुछ हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। तो इस तरह से कंजर्वेटिव्स ने इस 15 साल के पीरियड में सब कुछ उल्टा कर दिया जो नेपोलियन ने किया था। कोई अगर इनके खिलाफ आवाज उठाए, देखो क्रिटिसाइज करे इनको, तो इनको पसंद नहीं था। कोई अगर इनके खिलाफ कुछ भी किसी भी तरह से कुछ बोले तो पसंद नहीं था, उसको वो कुचल देते थे, क्रब मार देते थे। कोई अगर उनके लिजिटिमेसी पर क्वेश्चन करे, कोई अगर उनकी पावर पे क्वेश्चन करे, कि ऑटोक्रेटिक पावर पे क्वेश्चन करे, तो ये उसको खत्म कर देते थे, उसकी आवाज को बिल्कुल दबा देते थे। तो ये जो 1815 से लेकर 1830 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ कंजर्वेटिव्स। इस पीरियड में कुछ लोगों ने आजादी के लिए आवाज भी उठाई, लेकिन उनको छुप कर रहना पड़ता था, डर कर रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो मारे जाएंगे। तो ऐसे ही एक रिवॉल्यूशनरी है जो इटली के लिए लड़ रहे थे, जिसिपी मेज़िनी, इन्होंने आवाज उठाई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द रिवॉल्यूशनरीज। ओके, अब इन्होंने आवाज उठाई कि हमारे इटली को यूनिफाइड होना चाहिए। अब देखो कंजर्वेटिव्स ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने वापस सभी देशों को गुलाम कर दिया। अब टाइम आएगा रिवॉल्यूशनरीज का, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 1815 से लेकर 30 तक का जो पीरियड है, 1815 टू 1830, इस पीरियड में कंजर्वेटिव्स ने जब सबको गुलाम बना रहे थे, तो उस पीरियड में कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी थे, कुछ रिवॉल्यूशनरी, कुछ बदलाव लाने वाले। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, बदलाव लाने वाले, वो भी थे। लेकिन उन बेचारों को छुप कर रहना पड़ता था, डर कर रहना पड़ता था। उनको पता था कि अगर हम पकड़े गए तो हम लोगों को मार दिया जाता था। ये देखिए, इनको फियर, इनके अंदर एक डर रहा रहता था। रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, इस वजह से वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, छुप जाते थे। उनको पता था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर हम पकड़े गए तो फिर हम मारे जाएंगे, और हमारा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, अब अगले पॉइंट में आते हैं। रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मींट कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स। इनका मेन विरोध क्या था, मोनार्की। जो यूरोप में अब हर तरफ मोनार्की फैल चुकी है। मैंने बता दिया ना आपको कि इटली जो है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया, सैक्सोनी नाम का एरिया रशिया को दे दिया, बेल्जियम नेदरलैंड को दे दिया। तो इस तरह से जो
एक दूसरे के गुलाम हो गए। फ्रांस में वापस बर्बन डायनेस्टी आ गई, इतनी बड़ी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वो सब पानी में चली गई। ओके, तो इनका मोनार्की के खिलाफ विरोध है। अगर हम इटली की बात करेंगे, तो इटली में तो 7 अलग-अलग राज्य थे। उसमें ऑस्ट्रिया का भी राज था, उसपे स्पेन का राज था, उसपे पोप था, और भी न जाने कितने सारे लोग थे। तो इनका मोनार्की के खिलाफ इनकी लड़ाई है, इनको लिबर्टी चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए, इन रिवॉल्यूशनरीज़ को। तो ये अकेले रिवॉल्यूशनरी नहीं है। ओके, इनके अलावा बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो जीसीपी मेज़िनी बॉर्न इन जिनोवा इन 1807, ही बिकेम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ये लोग क्या करते थे, इस पीरियड में सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। जैसे हमारे भगत सिंह थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनको भी डर के रहना पड़ता था, छुप के रहना पड़ता था। वैसे वो डरते नहीं थे किसी से, लेकिन उनको डर था कि अगर पकड़े गए तो आज़ादी की लड़ाई हमारी अधूरी रह जाएगी। ओके, तो इन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। तो ये जो अपने जीसीपी मेज़िनी, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। एक थी यंग इटली, ओके, और एक था यंग यूरोप। इस प्रकार की 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी। जब वो पकड़े गए 1831 में, तो उनको बहिष्कृत कर दिया, उनको देश से बाहर निकाल दिया, या किसी एक जगह पे उनको जेल में डाल दिया गया। ही वाज़ सेंट इनटू एक्साइल। ये जो जेसीपी मेज़िनी जी है, इनको एक्साइल में डाल दिया गया। ओके, जब उन्होंने कोशिश की थी कहीं पे आज़ादी की लड़ाई लड़ने की, लिगुरिया नाम के एरिया में, तब उनको जेल में डाल दिया गया। और वो सिर्फ 24 साल के थे, ओनली 24 ईयर्स ओल्ड। समझ सकते हो कि कितने उनके मन के अंदर उनका टारगेट डिसाइडेड था, फिक्स था कि हमारे इटली को हमें आज़ाद करवाना है। ओके, तो वो अंडरग्राउंड भी हो जाते थे, लेकिन इस बार वो पकड़े गए। नेक्स्ट आगे आते हैं। मेज़िनी बिलीव्ड दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स एंड मैनकाइंड। मेज़िनी का कहना था कि ये जो नेशन है, ये ऊपर वाले के बनाए हुई चीजें है, तो देश तो बनना ही चाहिए, ऊपर वाले की इच्छा है कि देश बनना ही चाहिए। सीक्रेट सोसाइटीज जो थी अब बाकी देशों में भी बनने लग गई, क्योंकि ये जेसीपी मेज़िनी जैसे रिवॉल्यूशनरीज को देखकर जर्मनी, फ्रांस, अब जर्मनी को भी यूनिफाइड होना है ना। यूनिफाइड होना मतलब क्या, वहां से मोनार्की को हटाना और अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के एक देश बनाना, तो उनको भी यूनिफाइड होना है। फ्रांस को बर्बन डायनेस्टी को हटाना है, स्विट्जरलैंड को यूनिफाइड होना है, पोलैंड को यूनिफाइड होना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब मैटरनिक की बात हम करेंगे। तो हमने वो मैटरनिक की बात की थी ना, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने वियना कांग्रेस, वियना में एक मीटिंग बुलाई थी नेपोलियन के हारने के बाद युद्ध में 1815 में। तो मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, मैटरनिक ने इस जेसीपी मेज़िनी को क्या बोल दिया, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वैसे वो डेंजरस एनिमी इनको किस वजह से कह रहे थे, क्योंकि ये मोनार्की के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उसने इनको नाम दे दिया, ये एक बहुत ही डेंजरस एनिमी है। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि किसने कहा कि जेसीपी मेज़िनी वाज द डेंजरस एनिमी, ओके, ऑफ दिस सोशल ऑर्डर, तो वो मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, अब आगे वाले पॉइंट में बढ़ते हैं। अब पीरियड आएगा आजादी का। अब बहुत सारे देश आजाद होने वाले हैं, जिनको 1815 से लेकर 1830 के पीरियड में गुलाम बनाया गया। अब उन देशों को आजाद करवाने का समय आ चुका है। अब किस तरह से आजाद करेंगे, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव जो रेजिम है, ये जो कंजर्वेटिव्स है ना, ये एक तरफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये रिवॉल्यूशनरी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। अब ये रिवॉल्यूशनरी में कौन कौन है, तो वो सारे लोग जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, उसमें जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, जेसीपी मेज़िनी जैसे लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सारे एक तरफ और ये कंजर्वेटिव्स एक तरफ, तो ये मोनार्की एक तरफ। तो कंजर्वेटिव जो थे वो भी अपने आप को मजबूत करने में लगे थे, कंसोलिडेट देयर पावर, वो भी अपने आप को मजबूत करने लग गए। दूसरी तरफ लिबरलिज्म बढ़ रहा था, नेशनलिज्म बढ़ रहा था, देश प्रेम बढ़ते ही जा रहा था, इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन्स। और इन लिबरलिज्म के लोगों ने, इन नेशनलिज्म की जिनके अंदर फीलिंग थी, इन्होंने बहुत सारी जगह पे रिवॉल्यूशन स्टार्ट भी कर दी यूरोप में, है ना। उसमें कुछ जगह पे इटली में उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, जर्मनी में लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, ऑटोमन एम्पायर में, आयरलैंड आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था, पोलैंड, रशिया और अलग अलग जगहों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। और इनको लीड कौन कर रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट। और ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखना ये वर्ड, लिबरल नेशनलिस्ट इनको लीड कर रहे थे। और ये लिबरल नेशनलिस्ट कौन है, जो हमने मिडिल क्लासेस का पॉइंट पढ़ा था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक नया मिडिल क्लास तैयार हुआ, जिसमें प्रोफेशनल प्रोफेसर्स है, स्कूल टीचर्स है, क्लर्क्स है, मेंबर्स है, कमर्शियल मिडिल क्लासेस है, एजुकेटेड लोग हैं, तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है तो इस तरह से अब आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तरफ है ये कंजर्वेटिव्स और एक तरफ है लिबरलिज्म के लोग, लिबरल जो मिडिल क्लासेस के लोग हैं। अब देखिए, सबसे पहले यूरोप में रिवॉल्यूशन कहाँ हुई थी, फ्रांस, 1789 में। अब वापस सबसे पहले आज़ाद कौन होगा, फ्रांस ही होगा। इसलिए
ड्यूक मैटरनिक ने एक और बार कहा कि जब भी फ्रांस में कुछ होता है, देखो उसने एक सेंटेंस कहा था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और अगर फ्रांस में कोई बदलाव हुआ तो यूरोप में भी वो बदलाव हो जाता है। इसलिए उसने ये सेंटेंस कहा था, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस, छींकना, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इसीलिए सबसे पहले ये जो 1830 से लेकर 48 का पीरियड है, यहाँ पर सबसे पहली जो चिंगारी भड़की, वो भड़की जुलाई 1830 फ्रांस में। और जो बर्बन डायनेस्टी को बिठाया था ना राजगद्दी पे, उस बर्बन डायनेस्टी को फिर से हटा दिया गया, उसको वहां से निकाल दिया गया। द बर्बन किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग कंजर्वेटिव्स रिएक्शन आफ्टर 1815, उसको ओवरथ्रो, उनको हटा दिया यहाँ से। ओके, और उन्होंने फिर एक अच्छे राजा को बिठाया फ्रांस की राजगद्दी पर और उसका नाम था किंग लुई फिलिप। ये अच्छा क्यों था? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल किंग था। इसका कहना था कि मैं भले ही राजा हूँ लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करूंगा, तो इसलिए वो एक अच्छा राजा माना गया और किंग लुई फिलिप को वहां पे राजा बना दिया गया। वैसे ये किंग लुई फिलिप भी ज्यादा देर तक राजगद्दी पे नहीं टिकेगा, हम आगे बताएंगे आपको कि वो क्यों राजगद्दी पे ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट बताता है यहाँ पर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस, ग्रीस देखो यूरोप का सबसे यूनिक कंट्री है, बहुत ही बेस्ट कंट्री है। यूरोप का जो मेन कल्चर है वो ग्रीस के कल्चर से ही पहचाना जाता है, इसलिए ग्रीस को आज़ाद होना ही चाहिए। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर में है। ओके, तो ग्रीस की आज़ादी का जो पीरियड था, उस पीरियड में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोग उसमें मदद करने वाले हैं। ओके, तो ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है और ग्रीक में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह पे रहने वाले ग्रीस के जो लोग हैं, उनका कहना था कि ग्रीस को तो आज़ाद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रीस का जो कल्चर है वो सबसे यूनिक कल्चर है। ये देखिए, एंशियंट ग्रीक कल्चर को अगर बचाना है तो ग्रीस को तो आज़ाद होना ही चाहिए। ग्रीस का जो कल्चर है वो क्रीडल है, क्रीडल मतलब सारे कल्चर्स में सबसे पुराना है और सबसे टॉप पर है, इसलिए ग्रीस को तो आज़ाद होना ही चाहिए। तो ग्रीस को आज़ाद करवाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। उसमें तो एक इंग्लिश पोएट भी थे, लॉर्ड ब्रायन, जिन्होंने पैसे इकट्ठा किए और युद्ध किया और 1824 में उनकी डेथ भी हुई। लेकिन बाद में ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। याद रखना, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, कौन सा ईयर है? 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो देखो, ग्रीस को आजाद करवाने में लॉर्ड ब्रायन जैसे पोएट, ग्रीस के जो लोग अलग अलग देशों में रहते वो भी यहाँ पर थे। फिर दूसरा नंबर आता है बेल्जियम का। बेल्जियम को नीदरलैंड से, बेल्जियम को नीदरलैंड से आजादी मिली, जो ब्रसल्स में एक लड़ाई हुई थी जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन कहते हैं। छोटा सा पॉइंट है, याद रखना, बेल्जियम की आजादी का जुलाई रिवॉल्यूशन। ओके, अब अगले पॉइंट में आते हैं और ये हमारा इस वीडियो का आपका लास्ट पॉइंट होगा, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ओके, तो ये पॉइंट हम आज के वीडियो में कवर करना चाहते हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या होगा कि हमें अगर नेशनलिज्म, देश प्रेम तैयार करना है। अब देखिए, यूरोप में नेशनलिज्म और आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो आज़ादी की लड़ाई सिर्फ युद्ध लड़ने से नहीं होती है, उसमें लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है। स्टोरीज, बुक्स, डांस, फोक सॉन्ग्स, लोगों के अंदर देश प्रेम तैयार करने में गानों का, सॉन्ग्स का बहुत बड़ा रोल है, फोटोग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से देश प्रेम तैयार किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।